तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फेजर क्या होता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पर आपके सामने एक साइनसोइडल वेवफॉर्म बनी हुई है। यहाँ पर भी देखो क्लॉकवाइज है, तो क्या क्लॉकवाइज में रोटेट करता है? जी नहीं सर, फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए कि हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही है या लैग कर रही है। मेनली हमें वही देखना है। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका फेजर डायग्राम बनाइए, तो भाई कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, डर लग सकता है कि सर कैसे बनाए, कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे एक फॉर्मूला और देता हूँ पावर फैक्टर का सीरीज सर्किट के केस में। ये जो फॉर्मूला ये तुम्हारा पूरे के पूरे सीरीज सर्किट में कहीं भी लग जाएगा, है ना। इसको याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल पेपर का लेवल थोड़ा इंप्रूव हो गया है, काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो मैंने आप सभी के लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें होगा ये कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है ना, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। आपकी भी अगर कोई रिकमेंडेशन होगी तो आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले आज के लिए मैंने चुना है फेजर डायग्राम्स। नेटवर्क थ्योरी में फेजर डायग्राम के क्वेश्चंस में हर एक बच्चे को लगभग कहीं ना कहीं समस्या रहती है और नहीं समझ में आता कैसे ड्रॉ करना है। तो आज मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और वो भी कम से कम टाइम में, लगभग 10 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा ये टॉपिक खत्म कर दे, ठीक है, जिससे आप कम टाइम में बहुत अच्छे से चीजों को सीख सके। अब देखिए, फेजर डायग्राम अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फेजर क्या होता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो मेरे दोस्त, यहां पर आपके सामने एक साइनसोइडल वेवफॉर्म बनी हुई है। ये साइनसोइडल वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन है। इसमें ये जो चीज होती है ये क्या होता है? इसका एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू। साइनसोइडल वेवफॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली। जो ओमेगा होती है वो इस साइनसोइडल वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्पीड को बताती है ना, कि ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की रफ्तार से हमारी ये वेवफॉर्म आगे चल रही है। ये देखिए, ये वेवफॉर्म चल रही है ना ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, या फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल्स बना रही है। तो उसी तरीके से यहां पे इसको हम वेवफॉर्म ना बनाते हुए एक फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देखो, ये गोल चक्कर क्या बता रहा है? ये आपका फेजर है। देखो, ये वाला फेजर है जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी स्पीड कितनी है मेरे दोस्त? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो फेजर है ये रोटेट करेगा जैसे जैसे हमारी वेवफॉर्म आगे बढ़ेगी। पहले वेवफॉर्म 0 पे थी तो फेजर यहां था, वेवफॉर्म 30 डिग्री पहुंची तो फेजर यहां आ गया, वेवफॉर्म 60 डिग्री पहुंची तो फेजर यहां आ गया। तो फेजर हमारा इस जगह से स्टार्ट करके कहां रोटेट कर रहा है मेरे दोस्त? ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? एंटी क्लॉक वाइज। किस रफ्तार से रोटेट कर रहा है? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। और ये जो फेजर है इसमें क्या चीजें होती हैं? फेजर में एक तो होता है मैग्नीट्यूड जो कि ये है, और फेज। तो अगर मैं इसका फेजर लिखना चाहूंगा तो एक तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इसका एंगल लिखेंगे जो कि है 5। ये कंप्लीट नॉलेज है फेजर के बारे में। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है फेजर का। ये मुझे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है क्योंकि इसमें फेजर का कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाता है। क्या पूछा है? विच इज ट्रू अबाउट फेजर ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटी। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें लिखा है रिप्रेजेंट ए साइनसोइडल क्वांटिटी बाय लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर भी देखो क्लॉकवाइज है, तो क्या क्लॉकवाइज में रोटेट करता है? जी नहीं सर, फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर देखिए, यहां पे लिखा है रिप्रेजेंट ए साइनसोइडल क्वांटिटी बाय ए लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या हमारे साइनसोइडल क्वांटिटी से अलग होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी? नहीं, साइनसोइडल क्वांटिटी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वही हमारे फेजर की होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो फेजर समझ में आया? एक लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है ना, जितना साइनसोइडल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है उतनी लेंथ का होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है ओमेगा स्पीड से, ठीक है। अब फेजर डायग्राम अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएं? जैसे कि आर और एल को लगा देते हैं, आर और सी को लगा देते हैं। तो फेजर डायग्राम में बेसिकली हमें यह देखने को मिलता है कि हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही है या लैग कर रही है। मेनली हमें वही देखना है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देखो, वोल्टेज रेड कलर से है, करंट ब्लू कलर से है, दोनों की दोनों सेम फेज में है, तो दोनों एक ही फेज में आ गए, ठीक है। ये फेजर डायग्राम है, ये वेवफॉर्म। यहां देखिए, वोल्टेज यहां से चालू हो रहा है 0 डिग्री से, करंट 60 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा बाद में स्टार्ट हो रही है, इसको हम कह देते हैं लैग कर रही है।
समझ गए? तो करंट देखो, वोल्टेज यहां बनाया और करंट पीछे बन रही है, इसको कह दिया लैगिंग। लैगिंग और लीडिंग होता है बेसिकली वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, कि वोल्टेज ये रहा तो लैग मतलब पीछे और लीड मतलब आगे, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। खत्म खेल। जैसे कि आप यहां पर देखिए मेरे दोस्त, यहां पर आपको दिख रहा है क्या कि ये देखो, ये वोल्टेज है। अब लीडिंग करंट का बनेगी, इसके आगे बनेगी, तो ये लीडिंग करंट है। और लैगिंग करंट का बनेगी वोल्टेज के पीछे, तो ये देखो लैगिंग करंट है। तो फेजर में हम लोग लीडिंग और लैगिंग चेक करते हैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, है ना, कि करंट लीड करेगा या करंट लैग करेगा। क्लियर है? चलिए, जैसे कि एक ये सर्किट है, सीरीज आरएल सर्किट। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका फेजर डायग्राम बनाइए, तो भाई कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, डर लग सकता है कि सर कैसे बनाए, कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। या तो आपके आर एल और सी सीरीज में लगे होंगे या पैरेलल में लगे होंगे, है ना। अब सीरीज में अगर लगे होंगे तो करंट रेफरेंस ले लेना है। किसको रेफरेंस ले लेना है मेरे भाई? करंट को। क्यों? क्योंकि सीरीज में ये जो करंट है ना मेरे दोस्त, वो आर में से भी सेम जाएगी और एल में भी सेम जाएगी। तो आपको एक मूल मंत्र में देता हूं कि अगर सीरीज में एक सर्किट है तो फेजर बनाने के लिए हमें किसी चीज को रेफरेंस लेना होता है। डायग्राम बनाना है ना, तो किसी ना किसी लाइन को पहले ड्रॉ करेंगे, तो वो होता है रेफरेंस। तो करंट को रेफरेंस ले लिया जाए। और अगर पैरेलल में अगर कोई चीज लगी है तो वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया जाए। जैसे कि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब ये सीरीज में लगे हैं तो करंट में सबसे पहले बना लूंगा इसकी। ये मैंने करंट बना ली। अब क्या करेंगे सर? अब देखो, अब इस सर्किट में क्या क्या है, एक तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, एक इंडक्टेंस का वोल्टेज है। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होता है सर? रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेरे दोस्त इस करंट के सेम फेज में आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ गया। सर इंडक्टेंस का वोल्टेज कैसे बनाए? तो इंडक्टेंस का वोल्टेज देखो, हमें पता है इंडक्टर में करंट पीछे चलती है, वोल्टेज आगे चलता है। करंट 90 डिग्री लैग करती है। अब करंट तो हमने बना लिया, तो वोल्टेज को क्या करेंगे? आगे चला देंगे, मतलब ऊपर की तरफ बना देंगे, लीडिंग। ये बन गया इंडक्टर का वोल्टेज। बस खेल खत्म। आपने रजिस्टर का वोल्टेज बना लिया, इंडक्टर का वोल्टेज बना लिया। अब आपको क्या बनाना है? सप्लाई वोल्टेज वीएस। ये वीएस किसके बराबर है सीरीज सर्किट में? रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे आएगा? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो दोनों का आप फेजर एडिशन कर दीजिए, काम खत्म। ये मेरे दोस्त आ गया आपके पास सोर्स वोल्टेज। और जो पावर फैक्टर डिसाइड करते हैं हम लोग किसी भी सर्किट का, एसी सर्किट का, वो करते हैं सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया, इस करंट और वोल्टेज के बीच का, वो पावर फैक्टर एंगल होता है ना। तो ये हो गया। अब सर अगर हमें ये डिसाइड करना है कि इस सर्किट में कौन सा पावर फैक्टर होगा, लीडिंग या लैगिंग, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो देख लो, करंट तुम्हारी क्या कर रही है? जो मेन सोर्स वोल्टेज है उससे पीछे चल रही है, तो ये पावर फैक्टर कैसा आएगा? लैगिंग नेचर का आएगा। cos फाई कैसा होगा? लैगिंग होगा। समझ गए? मैं तुम्हें यहां पे एक फॉर्मूला और देता हूं पावर फैक्टर का सीरीज सर्किट के केस में। ये जो फॉर्मूला ये तुम्हारा पूरे के पूरे सीरीज सर्किट में कहीं भी लग जाएगा, है ना। इसको याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। पावर फैक्टर R अपॉन Z से भी निकाल सकते हो, या P अपॉन S से भी निकाल सकते हो, या फिर रजिस्टर का वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स वोल्टेज से भी निकाल सकते हो। सीरीज सर्किट में ये पावर फैक्टर के 3 फॉर्मूलाज हैं, ये कहीं भी अप्लाई हो जाएंगे। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। क्या आपको सीरीज आरएल समझ में आया? मैंने क्या किया? करंट को रेफरेंस लिया, रजिस्टर का वोल्टेज बनाया फेज में, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से आगे बना दिया क्योंकि करंट लैग करता है इंडक्टर के केस में, और दोनों का फेजर एडिशन किया तो सोर्स वोल्टेज आ गया। अब आरसी को ड्रॉ करते हैं। सीरीज आरसी, देखिए सीरीज आरसी कैसे बनेगा आप ही बताइए। सर सीरीज है तो फिर किसको रेफरेंस ले लेंगे? करंट को। तो देखो करंट को मैं रेफरेंस ले लेता हूं, करंट को मैंने रेफरेंस लिया मेरे दोस्त। अब क्या होगा सर? रजिस्टर का वोल्टेज इसी के फेज में बनेगा, बना दो। रजिस्टर का वोल्टेज इसी के फेज में बना दो। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा सर? करंट से लैग करेगा। क्यों? क्योंकि सर कैपेसिटर में करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे बन गया, लैगिंग। और इन दोनों का जो फेजर एडिशन होगा मेरे दोस्त, वो क्या आ जाएगा?
सोर्स वोल्टेज। बड़ी सिंपल सी चीज है। और यहां देखिए ये सोर्स वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल हो गया फाइव। अब देखो मेरे भाई, करंट आगे चल रही है, वोल्टेज पीछे है, इसीलिए इसका पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग नेचर का होगा। सर जो आपने पीछे फॉर्मूले लिखवाए वो मेरे भाई इसमें भी सेम रहेंगे, सीरीज आरसी में भी। सीरीज सर्किट में सब में ये वाले फॉर्मूलास लगेंगे, आर अपॉन जेड, पी अपॉन एस, वी आर अपॉन वी एस। चलो अब देखो सीरीज आरएलसी। अब यहां पे क्या होता है ना, आप अगर ऐसे समझो कि इंडक्टर का रिएक्टेंस ज्यादा है कैपेसिटर से। जब इंडक्टर कैपेसिटर साथ में आ जाते हैं तो हमें यह डिसाइड करना होता है कि कौन सा इफेक्ट आप ज्यादा लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो क्या होगा, पहले करंट रेफरेंस ले लेंगे हम लोग। किसको रेफरेंस लेंगे सर, करंट को। रजिस्टर का वोल्टेज मेरे दोस्त इसी के फेज में आ जाएगा, तो रजिस्टर का वोल्टेज इसी के फेज में आ गया। अब इंडक्टर का वोल्टेज बनेगा करंट से ऊपर और कैपेसिटर का वोल्टेज बनेगा करंट से नीचे, है ना, क्योंकि आपको पता ही है इंडक्टर में करंट लैग करती है तो वोल्टेज लीड करेगा, ऊपर बना दिया। बात यह होती है कि किसको बड़ा बनाए, इंडक्टर को कि कैपेसिटर को। तो देखो एक्सएल एक्सी से बड़ा है ना, तो वीएल होता है आई इंटू एक्सएल और वीसी होता है आई इंटू एक्सी। ये तो दोनों में सेम है, एक्सएल एक्सी से बड़ा है इसलिए वीएल वीसी से बड़ा बनेगा, वीएल वीसी से बड़ा बनेगा। तो मैं इसको नीचे बना लेता हूं दोबारा से। देखिए ये आ गई करंट, इंडक्टर का रजिस्टर का वोल्टेज ये हो गया मेरे दोस्त। इंडक्टर का वोल्टेज मैग्नीट्यूड में थोड़ा बड़ा बन जाएगा और कैपेसिटर का वोल्टेज मैग्नीट्यूड में छोटा बन जाएगा। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। किसका रिजल्टेंट, मान लो यहां पर है ऊपर 5 और नीचे है 3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा ऊपर 2, ऐसा। तो इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा है, कैपेसिटर का छोटा है, तो फिर रिजल्टेंट बनेगा बड़े वाले की तरफ। तो रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे, जो कि होगा VL माइनस VC। समझ गए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें बना देना है, ये हो जाएगा आपका सोर्स वोल्टेज। क्या है सोर्स वोल्टेज, देखो VS, यहां पर देखो सोर्स वोल्टेज है VR प्लस जे VL माइनस VC। यह आ जाएगा आपका सोर्स वोल्टेज RLC के केस में। समझ गए, VS इक्वल टू VR प्लस जे VL माइनस VC। मैंने आपको एक केस कराया जब एक्सएल एक्सी से बड़ा है। दूसरा केस कैसे बनेगा, जब एक्सएल एक्सी से छोटा हो जाए या फिर एक्सी एक्सएल से बड़ा हो जाए। तो आपको पता ही चल गया है कैसे बनेगा, आप लोग कॉपी में बना के ड्रॉ करिएगा, है ना, कॉपी में बनाना जरूर इसको। करंट रेफरेंस ले लोगे, रजिस्टर का वोल्टेज बना लोगे, एक्सएल छोटा है एक्सी बड़ा है तो नीचे VC वाला वोल्टेज बड़ा हो जाएगा, तो इसको बड़ा बनाना, रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा, सोर्स वोल्टेज नीचे हो जाएगा। तो देखो एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो फिर पावर फैक्टर क्या आएगा, देखिए वोल्टेज आगे है करंट पीछे है तो cos फाई आ जाएगा लैगिंग। जाहिर सी बात है आना ही था क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। आई बात समझ। चलिए पैरेलल को और बनाता हूं। अब पैरेलल को और समझो। पैरेलल में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। अब देखो पैरेलल में अलग क्या होता है सर, करंट, इसमें अलग करंट, इसमें अलग करंट, लेकिन वोल्टेज क्या होता है पैरेलल में, सेम होता है। तो हम लोग रेफरेंस किसे ले लेंगे मेरे दोस्त, वोल्टेज को ले लेंगे। तो ये वोल्टेज हमने बना लिया। हमें यहां पे फाइनल चाहिए क्या, सोर्स करंट चाहिए। IS बराबर IR प्लस IL होगा। तो सोर्स करंट बनाना है, उसके लिए IR और IL ड्रॉ करना है। वोल्टेज बना लिया। अब रजिस्टर में से जो करंट जा रही है वो वोल्टेज के सेम फेज में आ जाएगी। रजिस्टर वाली चीज हमेशा फेज में होती है। और इंडक्टर की करंट क्या करेगी वोल्टेज से, सर लैग करेगी। तो वोल्टेज आगे, इंडक्टर की करंट पीछे, और इन दोनों का फेजर एडिशन हमें दे देगा IS। खेल खत्म। और ये है फाई। तो देखिए करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। करंट लैग वोल्टेज लीड मतलब पावर फैक्टर कैसा आ गया, लैगिंग ही आ गया। पैरेलल RL में भी पावर फैक्टर लैगिंग होगा। समझ में आई बात, क्लियर। अब पैरेलल RC देखिए। तो देखिए बड़ा सिंपल है, यहां पे सीधे के सीधे वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे, रजिस्टर की करंट इसके फेज में आ जाएगी मेरे दोस्त। अब कैपेसिटर की करंट क्या करेगी, सर वो तो लीड करती है वोल्टेज से तो ऊपर बन गई, लीडिंग ऊपर लैगिंग पीछे। तो दोनों का रिजल्टेंट आपको दे देगा सोर्स करंट। और ये हो गया 5
देखिए करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो जो पावर फैक्टर आएगा मेरे दोस्त वो लीडिंग नेचर का आ जाएगा। सर पैरेलल के केस में आपने पावर फैक्टर का फॉर्मूला नहीं बताया, तो वो भी देख लो। तो देखो भाई पैरेलल के केस में पावर फैक्टर होता है R अपॉन Z सेम रहेगा, P अपॉन S सेम रहेगा। यहां पर था रजिस्टर का वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज, तो यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्त रजिस्टर की करंट और सोर्स करंट। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। चलिए पैरेलल RL पैरेलल RC भी हो गया, पैरेलल RLC आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों का होमवर्क है। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो अगली जो वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको पैरेलल RLC बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक भी क्या होगा वो भी बताइएगा, मैं भी अपनी तरफ से चुन रहा हूं, आप भी कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं दोस्त, एक तो क्रैश कोर्स और एक फाउंडेशन कोर्स। क्रैश कोर्स में जितने भी बच्चे हैं वो रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं इसको, कि भाई उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिवाइज करना है पूरा का पूरा आगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो वह इसमें जा सकते हैं। और फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली आपको कंप्लीट नॉलेज मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। अगर डिटेल में आपको इसके बारे में जानना है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक फाउंडेशन कोर्स है ऊर्जस वाला। ये ऊर्जस और एसएससी जेई इस तरीके से अलग है कि ऊर्जस के अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट्स है और एसएससी जेई में एसएससी जेई का सिलेबस है दोनों फाउंडेशन, ठीक है। चलिए बाकी ये सब चीजें हैं, है ना। आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।